नमस्कार मित्रों, इस अंक में पुनः आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने चर्चा की थी जो इजराइल और हमास का जो आपस में युद्ध चल रहा है उसमें कुछ जो घटनाएं थी, कुछ तथ्य थे उनकी की थी, जैसे कि सऊदी अरब और ईरान की जो बीच में मध्यस्थता जो चीन करवा रहा है, जो सऊदी अरब जो है वो यूएसए से सिक्योरिटी चाह रहा है, सऊदी अरब की और कतर की जो आपस में राइवलरी है वो, ईरान जो शिया है और बाकी देश जो सुन्नी है उनकी राइवलरी है, पैसा जो है हमास को ईरान दे रहा है। तो ये सारी चर्चाएं हमने कई सारे तथ्यों की चर्चा की थी। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ भी कहने से पहले या इस बात पर चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लें कि दोबारा से एक बार जान लें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन है प्लेयर्स जो इन्वॉल्व हैं। अब इजराइल पर हमला हुआ है, इजराइल इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है, तो इजराइल तो है ही, पर इजराइल के साथ जो है उसका साथ देने वाले देश हैं, जैसे यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो एंग्लो सेक्सन कंट्रीज़ हैं वो सारी वो उसके साथ है, और यूएस के जो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं नेटो वगैरह के जो है वो भी उसके साथ होंगे। ये तो हो गया एक जो है पक्ष जो है। दूसरी तरफ है, अब हमास ने अटैक किया है, तो हमास तो है ही, हमास को सपोर्ट मिल रही है अब इस बार जो है चीन से, तो दूसरा प्लेयर हमास हो गया। तीसरा प्लेयर हिजबुल्ला जो है वो भी बीच में कूद पड़ा है, जो लेबनान में है, लेकिन उसको भी चौधरी बनना है मुसलमानों का, तो वो भी कूद पड़ा है, उसको भी ईरान की ही सपोर्ट है। तो चौथा जो वो हो गया, फिर ईरान हो गया, भाई हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, ईरान हो गया, ये जो हैं प्लेयर्स हो गए। फिर सऊदी अरब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जीसीसी कंट्रीज जो 6 हैं वो भी बड़ी प्लेयर्स हैं, क्योंकि पैसा तो उनके पास भी है और वो भी इस कॉज में जो है वो सपोर्ट करते हैं। इमोशनल कॉज पूरी जितनी मुस्लिम कंट्रीज है सब में है, इसराइल के नाम पे सारा ही जो है वो फिलिस्तीन और इसराइल का जो है। ये अलग बात है कि किसी फिलिस्तीनी को आज तक किसी मुस्लिम कंट्री ने अपने यहाँ शरण नहीं दी है, ये अलग बात है, लेकिन इमोशनल तो वो सारा जो है मामला है इन सब के लिए। एक और जो जिसकी चर्चा हमने पिछली बार नहीं की थी वो है रशिया, जो प्लेयर जो रशिया की अमेरिका से आजकल जो है वो राइवलरी, कह रहा आजकल क्या हमेशा से ही राइवलरी रही है उसकी जो राइवलरी के चलते हुए वो ईरान के निकट चला गया, इसीलिए ईरान के खिलाफ आजकल अमेरिका है पिछले कई सालों से। ईरान जो है उसको मदद भी कर रहा है, तो ईरान उसका वो है। जो यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसमें भी ईरान उसकी तरफ है, तो ईरान का वो साइड लेगा, तो इसलिए उसने जो है वो ईरान का साथ देना ही देना है। और दूसरा, पहले भी ये क्लाइंट कंट्रीज रही, जैसे सीरिया का असद वगैरह जो है, सीरिया में जो है उसकी काफ़ी पैठ है, तो इसलिए भी वो रशिया की इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस पूरे गेम में। ये जो 5-6 प्लेयर्स हैं आपस में, इनका बड़ा मुश्किल है तय करना कि मतलब डेली जो है बदलता रहता है सिनेरियो। आज कौन किसके साथ खेल रहा है, कौन किसके विरुद्ध खेल रहा है, वो खेल देखने के बाद ही पता लगता है, पहले नहीं पता लगता। प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि जी कल तो वो उसके साथ था तो इसका मतलब आज भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें ये चेंज होता रहता है। तो ये 6 के 6 प्लेयर हैं, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, सब मिलकर डिसाइड करेंगे, इन्हीं की करतूतों से डिसाइड होगा जो कुछ भी होगा आगे। अब युद्ध तो शुरू हो गया है, जिसमें हिजबुल्ला भी कूद गया है, टर्की भी कुछ कह रहा है, ईरान कुछ कह रहा है, सऊदी अरब कुछ कह रहा है, इमोशनल जो है वो अपनी पब्लिक के लिए कुछ मैसेजेस वगैरह दे रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम क्या होगा, इसका निर्णय क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? ऐसे किसी भी केस में कोई क्लियर विनर नहीं होता। हम ये कहें कि वो जीत जाएगा और फला हार जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें दोनों ही पक्ष जीतेंगे और दोनों ही पक्ष हारेंगे। जान माल की हानि जितनी इजराइल की हुई है या आगे होगी, उससे कहीं ज़्यादा हमास की होगी, उससे कहीं ज़्यादा लेबनान और जो पैलेस्टीन, जो वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी जो इसके युद्ध में कूदेंगे उनकी भी होगी। सीरिया अगर कूदता है या जॉर्डन कूदता है तो उनकी भी होगी। जनहानि तो सब तरफ होगी, यानी कि हारेंगे सारे ही, और जीतेगा कोई नहीं, इसमें कोई नहीं जीतना। सबके थोड़े थोड़े अलग अलग फायदे होंगे। जैसे इजराइल से अगर हम गिन लें तो जैसा कहा जा रहा है कि इजराइल का टर्मोइल जो चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, वो शायद इस युद्ध से साफ हो जाए, वो ठीक हो जाए। जो नेतन्याहू चाहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते हैं कि मेरा जो
एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं उनसे पीछा छूटे तो हो सकता है उसमें वो सफल हो जाएं, क्योंकि वो अगर इस युद्ध में सफलता दिखा पाए अपनी पब्लिक को कि हम सफल हो गए हैं, तो फिर वो उनको भी किनारा करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तो मजबूरी में उनका साथ लिया हुआ उन्होंने गवर्नमेंट में आने के लिए। तो इसराइल को भी वो फायदा है, हमास को ये फायदा है कि एक तो क्लियरली वो विनर, वो आज की डेट में चैंपियन हो गया, उसका फिलिस्तीनी कॉज जो है उसका चैंपियन हो गया। चाहे हिजबुल्ला है, चाहे हमास है, चाहे कोई है, ये बेसिकली तो इनकी टॉप लीडरशिप पैसा कमाने के लिए ही सब कुछ करती है। नीचे का कैडर सिर्फ उसको कॉज दिखाया जाता है। तो ऊपर वाले जो बैठे हैं उनको तो पैसा मिलेगा ही, ईरान से मिल जाएगा, अब सऊदी अरब के पास भी बहुत पैसा, वो भी देगा, कतर भी देगा, बाकी लोग भी देंगे, इनको पैसा तो बहुत आएगा इनके पास। तो इसलिए हमास भी जो है वो इसमें अगर आप देखा जाए तो इस लिहाज से तो हमास को भी फायदा ही है। और दूसरा जो उसके इंटरनल जो स्ट्रगल चल रही है आपस में लीडरशिप की, वो भी सॉल्व हो जाएगी इससे। अगर हमास जैसे आज की डेट में पॉपुलर हो गया है, तो हमास के पॉपुलर होते ही जो सेकेंड रैंक ऑफ लीडरशिप है वो फिर किसी और टाइम की वेट करेगी। तो इसलिए वो उसमें उस तरह से उसको भी फायदा होना है इसका, इस युद्ध का। अब अगर कोई कहे कि ये विश्व युद्ध में बदलेगा, देखिए लगता तो नहीं है, क्योंकि सारी गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो जीसीसी वाली हैं या बाकी हैं, वो भी नहीं चाहती कि जो है ये युद्ध लंबा चौड़ा फैले। वो चाहते हैं इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला यही चलता रहे, इसका आगे ना कुछ हो पाए। आज की डेट में सीरिया भी नहीं कूदने को तैयार है, कोई नहीं कूदने को तैयार है इस युद्ध में, क्योंकि सबने उसकी हानियां देख ली। 4 युद्ध लड़ चुके हैं, उसके अलावा सैकड़ों इंसिडेंट सब देख चुके हैं। तो इसलिए कोई नहीं चाहता, फिर डेवलपमेंट सारे ही चाहते हैं। आज की अभी जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था अरब वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में, इराक में, लीबिया में, सीरिया में, ये सारा जो एक वॉर्ड ये क्रिएट हो गया था, उसको उससे सबको परेशानी है उससे। तो इसलिए भी नहीं चाहता कोई कि वो हो। तो वैसे लगता तो नहीं कि इस लिहाज से, जैसे मैंने कहा कि उसके लिहाज से लगता तो नहीं कि वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा या और लोग भी इसमें आएंगे, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अचानक कोई ऐसा कोई घटनाक्रम घट जाए तो उस पर नियंत्रण कभी कभी नहीं रहता है। बट लगता नहीं, मुझे आज भी अभी भी नहीं लगता कि ये कुछ फैलेगा, युद्ध फैलेगा। अब ये भी सत्य है कि इसराइल रिटेलिएशन में, इसराइल के लिए 700 कैजुअलिटी जो है बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। 70 लाख कुल हैं बेचारे यहूदी, उसमें से 700 की कैजुअलिटीज जो हैं, 700 जो डेथ हुई हैं वो बहुत बड़ी है। इसलिए रिटेलिएशन तो मासिव होगा, जो उनके अपने इंटरनल रीजन हैं उसकी वजह से भी होगा, लेकिन ये भी एक इमोशनल रीजन भी है कि उसकी वजह से रिटेलिएशन होगा, बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएशन होगा। बहुत मार पड़ने वाली है हमास को। और हमास को क्या पड़ेगी, गाजा स्ट्रिप में जो रह रहे फिलिस्तीनी उनको पड़ेगी ये मार ज़्यादा। बहुत उस 15-20 किलोमीटर के एरिया में ही 23 लाख लोग रहते हैं। तो 23 लाख लोग जब रहते हैं इतनी उसमें, तो अगर आप कोई भी प्रिसीजन बॉम्बिंग भी करेंगे तब भी कैजुअलिटी सिविलियंस होंगी ही होंगी। तो ये मार पड़ने वाली है, बहुत बुरा उनका टाइम आने वाला है। एट द सेम टाइम हमास को इससे एक और फायदा होगा कि जैसे ही इसका रिटेलिएशन हार्ड होगा, बॉम्बिंग हार्ड होगी उसकी, तो सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी जिनके वो यूट्यूब जो है उसके वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे, एक हाइप और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इमोशनल जो है कोशंट जो है वो बढ़ जाएगा इससे। ये भी एक उनका गेम है, इसलिए भी उन्होंने इस वक्त हमला किया हुआ है। तो ये एक वो है, ये वीडियो सारे अल्टीमेटली इंडिया तक आएंगे और इंडिया में भी इसका इमोशन का एक ज्वार आने वाला है। हमको भी पता है कि यहाँ आने वाला है ज्वार। अब हमास का मैंने बता दिया, ये सारे हो गए। अब हम देखते हैं इसमें कि इसमें जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है वो चल रही है मोसाद के फेल्योर की। देखिए, हर जो इस तरह की एजेंसीज हैं या हर राष्ट्र जो इस तरह की एजेंसीज रखता है, वो उसके चारों तरफ एक मिथ गढ़ता है, एक मिथक गढ़ लेता है, उसकी कहानियाँ फैलाई जाती हैं, छोटी छोटी सफलताओं को बड़ा बड़ा बना के दिखाया जाता है। तो मोसाद के साथ भी ऐसा ही जुड़ा हुआ है। मोसाद को अभी तक इनविंसिबल माना जाता था कि तो अजेय है जी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, घटनाक्रम पे देखें, ये वाला नहीं, 1973 में यौम किपर वाला हुआ था, उस समय भी जो है फेल्योर था। उस वक्त भी जो है शुरू में इजराइल हारा, बाद में ये अलग बात है कि उसकी वेपनरी बड़ी एडवांस थी तो जीत गए, बात अलग है, लेकिन शुरू में वो उसको नुकसान उठाना पड़ा था। तो यही फिर से मोसाद का इस बार तो टोटल फेल्योर है।
उसको इतने मतलब 7,000 8,000 तो वो फेंक चुके हैं मिसाइल और रॉकेट्स। सुना है हिजबुल्लाह के पास लाखों में है। ये कैसे स्टॉक पाइल हो गया और उनको नहीं पता लगा? जो इतनी तेज एजेंसी है, जिसके पास इतनी साइंटिफिक इक्विपमेंट है इंटेलिजेंस गैदरिंग के, जिसके आदमी बड़े तेज है, तो वो कैसे फेल हो गई? उसको नहीं पता लगा कि इतनी मासिव तैयारी हो रही है। जब लैंड रूट से, एयर रूट से, सी रूट से, 3 तरफ से हमला हुआ है, उनको कैसे नहीं पता लगा कि इतने सारे आतंकी जो है इसके देश में घुस रहे हैं? तो टोटल फेल्योर है ये मोसाद का, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब मोसाद जो है वो उससे उठने की कोशिश करेगा। अब एक और जो है जो कैजुअलिटी होगी इसकी, जो एक और पहलू है इसी का, वो ये है कि सऊदी अरब इजराइल का जो पैक्ट है, क्या वो हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता फोर्सिएबल फ्यूचर में, जितना नज़दीक का दिख रहा है, नियर टर्म्स में तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज की डेट में जो वीडियोस अभी आएंगे वहाँ सिविल कैजुअलिटीज़ के गाजा से, उसके बेस पे फिर से इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे। इमोशंस होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए, किसी भी मुस्लिम कंट्री के रूलर के लिए उनके नज़दीक जाना। तो फिलहाल ये एक पैक्ट तो टल गया है। ईरान के लिए जो है इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है अभी तक। तो कैसे? एक तो सऊदी अरब का जो सिक्योरिटी मिलनी थी यूएसए से, यूएसए ने शर्त लगाई थी सिक्योरिटी के लिए कि आप जो है इजराइल से संबंध सुधारिए। तो इजराइल से संबंध बिगड़ गए तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। तो एक तो ये फ़ायदा ईरान को हो गया। दूसरा जो उसका वो हो गया कि अभी उसने हमास को और हिजबुल्लाह को अपने कब्जे में कर लिया, पैसे दे करके, हथियार दे करके। तो ये क्या होगा? अब वो आज की डेट में अरब वर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने के लिए जो है उसकी तैयारी शुरू हो गई है कि वही चैंपियन है इन सबका, इन सारे उनका। ये ईरान को फायदा हुआ है। अब हम आते हैं इसके फाइनल उस पे सवाल पर कि क्या भारत में इसका असर होगा? जो लोग सोशल मीडिया में हैं, देखते हैं, या यूट्यूब देखते हैं, या ट्विटर पे जाते हैं, या और जो सोशल मीडिया के और फोरम्स उन पे जाते हैं, सबको पता है कि यहाँ भी इमोशन का ज्वार एक उठने वाला है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो उसको डिफेंड कर रहे हैं, हमास को। तो जैसे ही सिविल कैजुअलिटीज़ के वीडियो आएंगे तो यहाँ भी होगा। और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये ज्वार इतना होगा कि अल्टीमेटली इसको, अपोजिशन को इसमें फ़ायदा होगा। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस जैसी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही जिसने 60 साल इस देश पर राज किया है, उसने भी हमास के एक्ट को कंडेम नहीं किया है। उसने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये जो अराजकता है नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस। कंडेम नहीं किया है हमास को। इसराइल का साथ भी नहीं दे सकते। इसराइल का साथ देंगे तो कांग्रेस का कैलकुलेशन है कि मुसलमान नाराज होंगे, हमास का साथ देंगे तो उनका कैलकुलेशन है कि हिंदू नाराज होंगे। तो वो भी कंडेम नहीं कर रहा है। तो ये बाकी अपोजिशन पार्टीज भी अल्टीमेटली वो जो सिविलियन कैजुअलिटीज की वीडियोस आएंगी, उनके सर्कुलेशन के थ्रू जो ज्वार उठेगा इमोशंस का, जो भावनाओं का ज्वार उठेगा, जो उसमें आग में घी का काम करेंगे ही करेंगे। वो उसको भड़काएंगे ही भड़काएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिकल गेन्स लेने हैं, जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें लेने हैं। देश मतलब उनको ये है कि हमको इनकी तरफ दिखना है। किन की तरफ? हमास की तरफ नहीं, मुसलमानों की तरफ। मुसलमानों की तरफ भी नहीं, बल्कि मुसलमानों के वोट की तरफ। वोट चाहिए तो वोट के लिए वो उनकी तरफ होंगे ही होंगे। ये इसलिए जो है वो बहुत बड़ा वो उठेगा। इसमें जो दूसरा जो इसका रिपरकशन होगा जो इंडिया के लिए, वो ये होगा कि ये जो गुस्से में जो लोग होंगे सिविल कैजुअलिटीज़ की, जो वो देख करके, वीडियो देखने के बाद जो प्रोपेगेंडा चलेगा उसके बाद, ये सबसे पहले चैलेंज करेंगे लोकल अथॉरिटीज़ को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे। आपने देखा जरा सा चिंगारी छोड़ी थी जॉर्ज सोरोस के पैसों से, कांग्रेस की सपोर्ट से, पीछे सीएए का जो, जिसका हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, उसमें भी इन लोगों ने जो है वो इतना हंगामा मचाया था। तो इस बार भी वही सब कुछ होने वाला है। तीसरा जो आएगा वो ये आएगा, जैसे नूपुर शर्मा के एक बयान पे कितनी सारी हिंसा हुई है, तो अब की बार फिर उसी तरह से हिंसा का कोई ना कोई ढूंढ लिया जाएगा। दिल्ली में, इंडिया में, कहीं किसी और शहर में इंडिया के कोई एक पॉइंट ढूंढ लिया जाएगा और फिर वही सब कुछ होगा। तो अराजकता आने वाली है इससे। ये भारत के लिए है। भारत को अभी से संभल के रहना पड़ेगा इंटेलिजेंस गैदरिंग का। हमको जो मोसाद वाला फेल्योर है, अगर ये हमारे साथ हुआ तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा कंट्री, बहुत छोटे से लोग हैं। इधर 73 लाख हैं, उधर 23 लाख हैं। ये
कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ अगर कुछ ऐसा कोई कांड हुआ तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है, और इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आएगा तो सबके सबने अपने अपने फायदे के लिए इसको भड़काना ही भड़काना है। तो भड़काना है तो अराजकता होगी, हिंसा हो सकती, होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये इस पूरे घटनाक्रम पे मेरा निष्कर्ष ये है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या निष्कर्ष हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये वीडियो दोबारा मैंने इसीलिए आया हूँ आपके सामने इस वीडियो में, ताकि आपसे आपके निष्कर्ष जान सकूँ, आपसे आपकी जो है वो प्रतिक्रियाएं जान सकूँ। टिप्पणी अवश्य कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं। तो अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।